डाइव का हमारा मिशन सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के नाम या कुछ तारीखें रटना नहीं है, बल्कि हम उस विशाल अर्बन नेटवर्क के पीछे की उस सोच को डिकोड करेंगे जिसने इसे मुमकिन बनाया। और ये जो आपने आधुनिक मोहल्ले वाली बात कही ना, ये बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। जब जॉन मार्शल के नेतृत्व में ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस सभ्यता को दुनिया के सामने रखा, तो ये सिर्फ एक पुरानी बस्ती मिलने जैसी बात नहीं थी। तो फिर क्या था ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास को ही पीछे धकेल दिया। देखिए, हम यहाँ एक बहुत ही एडवांस्ड और मानकीकृत शहरी नेटवर्क की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके फैलाव को देखें तो ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेके दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला था और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर से लेके पूर्व में यूपी के आलमगीरपुर तक। मतलब ये हजारों किलोमीटर का दायरा है। बाप रे, इतना विशाल दायरा और इतने बड़े इलाके में, मतलब उनके ईंटों का साइज, उनकी जो टाउन प्लानिंग है या उनका ड्रेनेज सिस्टम, वो सब लगभग एक जैसा था। बिना किसी इंटरनेट या फोन के उन्होंने ये अलाइनमेंट कैसे किया होगा? यही तो इस सभ्यता का सबसे बड़ा चमत्कार है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। मतलब जब हम सिटी प्लानिंग की बात करते हैं तो हमारे नोट्स में बार बार ये जिक्र आता है कि शहर 2 हिस्सों में बटे थे। हाँ, एक दुर्ग यानी सिटाडेल और दूसरा निचला शहर। तो क्या हम इसे आज के नजरिए से ऐसे देख सकते हैं कि जो दुर्ग था वो आज की किसी VIP गेटेड कम्युनिटी की तरह था, जहां मतलब सत्ता वाले लोग आम जनता से खुद को अलग रखते थे? मुझे लगता है यहाँ VIP वाला चश्मा लगाना थोड़ा सा भ्रामक हो सकता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए, ये सच है कि दुर्ग वाला हिस्सा एक ऊंचे चबूतरे पर होता था, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य ये नहीं दिखाते कि वो कोई विलासिता या ऐशो आराम की जगह थी। वहां से हमें कोई बड़े महल या बहुत भव्य स्मारक नहीं मिले हैं। तो फिर वो ऊंचाई किस लिए थी? वो शायद बाढ़ से बचने के लिए थी। वहां मुख्य रूप से प्रशासनिक या पब्लिक महत्व की इमारतें होती थीं, जैसे बड़े अन्न भंडार या कोई अनुष्ठानिक स्नानागार। मतलब वो राजाओं के महल से ज्यादा एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की तरह काम करता था। समझ गया। और जहां तक निचले शहर की बात है, जहां आम लोग रहते थे, वो कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं थी। वहां की व्यवस्था भी दुर्ग जितनी ही व्यवस्थित थी। हाँ, निचले शहर की ग्रेड प्रणाली के बारे में पढ़ते हुए तो मुझे सीधे चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क की याद आ रही थी। बिल्कुल। सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री के कोण पर काट रही हैं। हवा के बहाव का ऐसा ध्यान रखा गया था कि सड़कें खुद ब खुद साफ हो जाएं। लेकिन जो चीज मेरे लिए सबसे बड़ी माइंड ब्लोइंग थी, वो उनका ड्रेनेज सिस्टम था। हर घर में कुआं और हर घर की नाली सड़क की मुख्य नाली से जुड़ी हुई, और वो भी पक्की और ढकी हुई नालियां। इस ड्रेनेज सिस्टम के पीछे की इंजीनियरिंग ना बहुत ही कमाल की है। कैसे? उन्होंने नालियों में बाकायदा मैनहोल या सोखते गड्ढे, जिन्हें हम सोक पिट्स कहते हैं, वो बनाए थे ताकि कचरा जमा हो सके और पानी आगे बह जाए। पानी को रिसने से रोकने के लिए जिप्सम, डामर और पक्की लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया। मतलब ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये जन स्वास्थ्य या पब्लिक हेल्थ की एक बहुत ही एडवांस समझ थी। उस समय की अगर हम मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को देखें तो जन स्वास्थ्य को लेकर ऐसा जुनून दुनिया में कहीं और नहीं दिखता। वो समझ गए थे कि अगर इतनी घनी आबादी एक साथ रहेगी तो महामारियों को रोकने का एक ही तरीका है, और वो है साफ सफाई। सही कहा। मतलब वे इलाज से ज्यादा बचाव पर फोकस कर रहे थे। और ये जो वैज्ञानिक सोच है ना, ये सिर्फ उनकी वास्तुकला में ही नहीं, उनके शिल्प में भी दिखती है। नोट्स में साफ लिखा है कि ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया था। हाँ, जिसे यूनानी लोग सिंडन कहते थे। और ये कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज के लोग थे। लेकिन यहाँ ना मुझे एक अजीब सा विरोधाभास लगा। मतलब वे इतने एडवांस थे, उन्होंने टिन और तांबे को मिलाकर कांसा बनाने की मुश्किल तकनीक निकाल ली थी, लेकिन वे लोहे से पूरी तरह अनजान थे। ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये कोई विरोधाभास नहीं है। ये दरअसल धातु कर्म यानी मेटलर्जी के विकास का एक प्राकृतिक क्रम है। लोहे को पिघलाने के लिए ना भट्ठी में बहुत ज्यादा तापमान चाहिए होता है, जो तांबे या कांसे से कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो लोहे की तकनीक बाद में आई? हाँ, वो दुनिया भर में बहुत बाद में आई, लेकिन उनके पास जो भी था उन्होंने उसका बेस्ट इस्तेमाल किया। वे सिर्फ किसान नहीं थे, वो बेहतरीन नाव बनाते थे, कुम्हार के चाक पर शानदार बर्तन बनाते थे, ईंटें पकाने वाले कारीगर थे, और आभूषण भी बनाते थे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत विशाल व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा थे।
सोचिए, वे दाओजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर मंगा रहे थे, आज के कर्नाटक से सोना ला रहे थे और यहाँ तक कि अफगानिस्तान से लापिस लाजूली यानी वो नीला पत्थर भी आयात कर रहे थे। लेकिन इसी व्यापारिक नेटवर्क में ना एक बहुत बड़ा कैच है जिसने मुझे सच में उलझा दिया। क्या? मेरे सामने जो डेटा है वो बताता है कि वे मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे थे। वहां के शिलालेखों में सिंधु घाटी के लिए मेलुहा शब्द इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल यह है कि ये लोग इतना सारा सामान खरीद बेच रहे थे, लेकिन उनके पास कोई स्थापित मुद्रा या करेंसी नहीं थी। वे पूरी तरह से वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर निर्भर थे। तो बिना करेंसी के इतने बड़े लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड कैसे चल सकता है? ये अर्थशास्त्र के नजरिए से बहुत ही दिलचस्प बात है। हमें लगता है कि ट्रेड के लिए सिक्कों का होना जरूरी है ना? लेकिन सिंधु घाटी के लोगों ने ना मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन को ही अपनी मुद्रा बना लिया था। वो कैसे? उनके पास 16 के गुणक वाले बाट थे, जैसे 16, 64, 160 के अनुपात में। और ये स्टैंडर्डाइजेशन इतना सख्त था कि आप हड़प्पा में कोई सामान तोले या वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर लोथल में वजन का पैमाना एकदम सटीक और एक जैसा होता था। ओहो, मतलब एक्यूरेसी कमाल की थी। हाँ, और जहां तक भरोसे की बात है, उसके लिए वे मोहरों का इस्तेमाल करते थे, जो सेल खड़ी या स्टीयर टाइट से बनती थीं। तो क्या ये मोहरें एक तरह से आज के बारकोड या किसी कंपनी के ट्रेडमार्क की तरह काम करती थी? बिल्कुल उसी तरह। जब वो किसी बोरे में सामान पैक करते थे तो उस पर गीली मिट्टी लगाकर अपनी मोहर छाप देते थे। अगर वो मिट्टी की मोहर मेसोपोटामिया पहुंचने तक टूटी भी नहीं है तो इसका मतलब था कि रास्ते में सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यही भरोसा और तौल का मानकीकरण उनकी असली करेंसी थी। इसके लिए तो एक बहुत ही कड़े एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की जरूरत होती होगी। मतलब कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो रही होगी जो इन मापदंडों को मेंटेन करती हो। बिल्कुल रही होगी। अच्छा, एक और चीज जो मुझे इनके जानवरों वाले डेटा में बहुत अजीब लगी, ये लोग व्यापार के लिए बैल, ऊंट और गधों का इस्तेमाल कर रहे थे। भैंस, सुअर, कुत्ते और भेड़ भी पाल रहे थे, यहाँ तक कि हाथियों से भी परिचित थे। लेकिन ये गाय और घोड़े से बिल्कुल अनजान थे। जबकि हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास के बाद के अध्यायों में तो गाय और घोड़े का ही सबसे ज्यादा महत्व है। हाँ, और यही तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता को बाद के वैदिक काल से बहुत अलग करता है। पुरातात्विक खुदाई में हमें बाकी जानवरों की बहुत हड्डियां मिली हैं, लेकिन घोड़े की उपस्थिति लगभग नदारत है। ये दिखाता है कि उनकी गतिशीलता और युद्ध करने का तरीका उन सभ्यताओं से बिल्कुल अलग था जो घोड़ों पर निर्भर थीं। आपने युद्ध और सत्ता की बात की तो मुझे इनके धर्म के ढांचे पर आना है। अच्छा। हमारे स्रोतों के मुताबिक इस पूरी सभ्यता में कोई भी मंदिर नहीं मिला है, कोई बड़ा महल भी नहीं मिला। तो फिर ये पूरा समाज एक साथ कैसे जुड़ा हुआ था? अगर कोई राजा नहीं था जिससे लोग डरें और कोई मंदिर नहीं था जो धार्मिक आस्था से लोगों को बांध सके, तो ये सिस्टम कोलैप्स क्यों नहीं हुआ? हम अक्सर मानते हैं कि किसी भी प्राचीन समाज को चलाने के लिए एक ताकतवर राजा और एक पुरोहित वर्ग चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि सत्ता का केंद्र शायद व्यापारी समुदाय के हाथ में था। मतलब एक कॉर्पोरेट शैली का समाज। बिल्कुल, जहां आर्थिक स्थिरता और व्यापारिक लाभ ही उनके जुड़ने का मेन कारण था। और जहां तक धर्म की बात है तो धर्म था, लेकिन वो संस्थागत या इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था, वो बहुत ही व्यक्तिगत था। हाँ, मैंने उस पशुपति मोहर के बारे में पढ़ा। उस पर एक योगी ध्यान की मुद्रा में बैठा है और उसके चारों ओर बाघ, हाथी, गैंडा और भैंस हैं और पैरों के पास 2 हिरण। इसके अलावा मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां, लिंग और योनि की पूजा के साक्ष्य और पेड़ों व जानवरों की पूजा का भी जिक्र है। मतलब वे ताबीज भी पहनते थे जो शायद भूतों या बुरी आत्माओं में विश्वास को दिखाता है। तो अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखिए, पशुपति मोहर, प्रकृति की पूजा, मातृ देवी, ये सब प्रजनन क्षमता और कृषि चक्र से जुड़ा हुआ है। अच्छा। उनका धर्म विशाल मंदिरों में कर्मकांड करने के बजाय जीवन की उत्पत्ति और प्रकृति की शक्तियों के इर्द गिर्द घूमता था। वो प्रकृति से डरते नहीं थे, बल्कि उसके साथ सह अस्तित्व में विश्वास रखते थे। ये सच में बहुत ही अलग नजरिया है। तो चलिए अब इस पूरी प्रशासनिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उनके सबसे बड़े महानगरों के अंदर चलते हैं। चलिए। जब 1921 में रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की तो वहां जो सबसे प्रमुख चीज मिली वो थी 6 अन्न भंडारों की एक पूरी पंक्ति।
ये अन्य भंडार किसी आम गोदाम जैसे तो नहीं थे। बिल्कुल नहीं। हड़प्पा की ये ग्रेनरीज एक तरह से उनके स्टेट बैंक थे। स्टेट बैंक? हाँ, और इन भंडारों का नदी के पास होना ये दर्शाता है कि अनाज को नावों के जरिए दूसरे इलाकों तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था। जो सरप्लस अनाज था वही उनकी अर्थव्यवस्था का आधार था। के रूप में अनाज ही इकट्ठा करते थे। बिल्कुल। ये इतनी विशाल संरचना साबित करती है कि उनके पास एक सेंट्रलाइज्ड टैक्स सिस्टम था, भले ही हमारे पास उसका कोई लिखित रिकॉर्ड ना हो। और इसके ठीक 1 साल बाद जब आर.डी. बनर्जी ने सिंध में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो खोजा, जिसका मतलब ही है मुर्दों का टीला। हाँ, मुर्दों का टीला, तो वहां हमें एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। अन्नागार तो वहां भी था, लेकिन जो चीज इस शहर की सबसे बड़ी पहचान बन गई वो था महान स्नानागार या ग्रेट बाथ। मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं। ये किसी आज के आधुनिक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल जैसा दिखता है, जिसके दोनों तरफ सीढ़ियां हैं। लेकिन इसका असली उद्देश्य क्या रहा होगा? क्या ये सिर्फ चिल करने या नहाने की जगह थी? अगर ये सिर्फ नहाने की जगह होती ना, तो इसे इतना केंद्रीय और भव्य स्थान नहीं दिया जाता। ये भी है। इसकी ईंटों की चिनाई इतनी बारीक है कि पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं रिस सकती थी। इसके पास ही कपड़े बदलने के लिए छोटे छोटे कमरे बने थे और इसे भरने के लिए एक खास कुआं था। तो फिर इसका इस्तेमाल किस लिए होता था? इसका उपयोग अनुष्ठानिक स्नान या रिचुअलिस्टिक बेथिंग के लिए किया जाता था। पानी के जरिए आध्यात्मिक शुद्धि की जो अवधारणा हम आज भी दक्षिण एशियाई संस्कृति में देखते हैं ना, जैसे नदियों या पवित्र कुंडों में स्नान करना, हाँ। उसकी जड़ें इसी महान स्नानागार में खोजी जा सकती हैं। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है। और मोहनजोदड़ो से कुछ बहुत फेमस मूर्तियां भी मिली हैं, जैसे कि कांसे की वो डांसिंग गर्ल और सेल खड़ी पत्थर से बनी एक दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति, जिसे अक्सर प्रीस्ट किंग कहा जाता है। बिल्कुल। ये सब देखकर तो लगता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस पूरी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां रही होंगी। लेकिन हमारे माइंड मैप में ना कई और शहर भी हैं जो अपनी किसी खास स्पेशलिटी के लिए जाने जाते हैं या डॉकहेड बताते हैं। देखिए, लोथल सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, ये एक इंजीनियरिंग मार्वल था। वो कैसे? उन्होंने समुद्र के ज्वार भाटे यानी टाइड्स का बहुत गहरा अध्ययन किया था और अपने डॉकयार्ड को ऐसा डिजाइन किया था कि जहाज हाई टाइड के दौरान सीधे अंदर आ सकें। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नर्व सेंटर था, जहां से मोहरें और मनके फारस की खाड़ी की ओर जाते थे। हाँ, और वहां से फारस के खाड़ी की मोहरें भी मिली हैं, जो इस बात का सीधा सबूत है कि विदेशी व्यापारी वहां आते थे। वहां चावल की भूसी, जॉइंट बरियल और टेराकोटा का बना एक जहाज का मॉडल भी मिला है। मतलब ये उस समय का मुंबई या सिंगापुर रहा होगा। इसके बाद अगर हम राजस्थान की तरफ मुड़ें तो घग्घर नदी के पास है कालीबंगा, जिसका अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ का डेटा मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने निष्कर्ष निकाला था कि उनके पास कोई संस्थागत धर्म या मंदिर नहीं था, लेकिन कालीबंगा से हमें 7 अग्निवेदियां या फायर ऑल्टर्स मिली हैं। हाँ, इसके अलावा जूते हुए खेतों के साक्ष्य और ऊंट की हड्डियां मिली हैं। लेकिन ये अग्निवेदियां तो साफ तौर पर किसी धार्मिक कर्मकांड या यज्ञ की तरफ इशारा कर रही हैं, है ना? ये कंफ्यूजन एकदम स्वाभाविक है और सच कहूं तो यही पुरातत्व का असली मजा है। अच्छा, कालीबंगा की अग्निवेदियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को एक ही चश्मे से नहीं देख सकते। ये कोई एक जैसी या मोनोलिथिक संस्कृति नहीं थी। मतलब अलग अलग शहरों में अलग अलग मान्यताएं। बिल्कुल। हो सकता है मोहनजोदाड़ो के लोगों के लिए पानी का अनुष्ठानिक महत्व ज्यादा रहा हो, लेकिन कालीबंगा के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए अग्नि पूजा महत्वपूर्ण रही हो। क्षेत्रीय विविधताएं मौजूद थीं और इसी तरह जो ऊंट की हड्डियां आपने बताई, हाँ, वो दिखाते हैं कि रेगिस्तानी जलवायु के अनुकूल उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट के साधन बदल लिए थे। जलवायु अनुकूलन का सबसे बेहतरीन उदाहरण तो धौलावीरा में दिखता है, जो गुजरात में है और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। बिल्कुल। बाकी सभी शहर 2 हिस्सों में बटे थे, दुर्ग और निचला शहर, लेकिन धौलावीरा 3 हिस्सों में बटा था। और सबसे बड़ी बात, चूंकि वे एक सूखे इलाके में थे, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही विशाल वाटर मैनेजमेंट प्रणाली विकसित की थी। धौलावीरा का जो वाटर मैनेजमेंट है ना, आज के इंजीनियरों के लिए भी एक केस स्टडी है। उन्होंने बांध बनाकर बारिश के पानी को रोका और बड़े बड़े जलाशयों में जमा किया, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, राइट? हाँ, एक ऐसे इलाके में जहां पानी की भारी कमी थी, उन्होंने हर एक बूंद को सहेजने का ऐसा सिस्टम बनाया कि वे सालों तक वहां टिके रहे। ये दिखाता है कि वे अपनी रणनीतियों को भूगोल के हिसाब से ढालने में कितने उस्ताद थे। लेकिन
इन सब परफेक्ट शहरों के बीच ना कुछ ऐसे शहर या अपवाद भी हैं जो इस सभ्यता के इन स्थापित नियमों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। और सच कहूं तो ये अपवाद इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा हैं। जैसे कि सुरकोटदा। बिल्कुल, हमने शुरू में एकदम साफ कहा था कि वे घोड़े से अनजान थे, लेकिन गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां मिल गई हैं। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इतिहास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। ये संभव है कि सुरकोटदा में घोड़े की हड्डी सभ्यता के अंतिम चरण की हो, जब उनका संपर्क बाहरी कबीलों से होने लगा था, या फिर हो सकता है कि कोई विदेशी व्यापारी अपने साथ घोड़ा लेकर आया हो। ऐसे अपवाद ही इतिहास को ब्लैक एंड व्हाइट होने से बचाते हैं। ये बात तो है। इसी तरह सिंध का चन्हू दड़ो, ये इकलौता ऐसा शहर है जहां कोई दुर्ग नहीं मिला, सब कुछ निचला शहर ही है। हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस नहीं था और ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल टाउन था? बिल्कुल कह सकते हैं। वहां से भारी मात्रा में मनके बनाने के कारखाने और शिल्प सामग्री मिली है। ये पूरी तरह से एक औद्योगिक केंद्र था जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर केंद्रित था। और हरियाणा का बनावली, जो सभ्यता अपनी ग्रिड प्लानिंग के लिए जानी जाती है, बनावली में उस ग्रिड पैटर्न का ही अभाव है। यहाँ सड़कें समकोण पर नहीं काटती, हालांकि यहाँ से मिट्टी का हल और बेहतरीन क्वालिटी वाले जौ मिले हैं। इसके अलावा हमारे स्रोत कुछ और साइट्स का तेजी से जिक्र करते हैं, जैसे हरियाणा का भिराना, जिसे सबसे पुरानी साइट माना जा रहा है। हाँ, ब्राह्मणा की डेटिंग काफी पुरानी आई है। और पंजाब का रोपड़, जहां एक इंसान के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था, जो शायद परलौकिक जीवन या आफ्टर लाइफ में उनके विश्वास को दिखाता है। यूपी का आलमगीरपुर, जहां मिट्टी के बर्तनों पर कपड़े की छाप मिली है। और सनौली को मत भूलिए। अरे हाँ, सबसे विवादित और नया यूपी का सनौली, जहां से अलंकृत ढालें, तांबे की तलवारें और रथ मिले हैं। सनौली के इस डेटा ने तो इस पूरी बहस को ही जन्म दे दिया है कि क्या सिंधु घाटी के लोग सच में इतने शांतिप्रिय थे, या वहां एक पूरा का पूरा योद्धा वर्ग भी मौजूद था। सनौली की खुदाई ने तो पुरातात्विक दुनिया में सच में भूचाल ला दिया है। बिल्कुल। अब तक हम मानते थे कि चूंकि बड़े हथियारों के जखीरे नहीं मिले, इसलिए वे युद्ध नहीं करते थे, लेकिन सनौली के रथ और हथियार बताते हैं कि युद्ध कौशल और आत्मरक्षा की तकनीक उनके पास मौजूद थी। ये इस बात का प्रमाण है कि विज्ञान और इतिहास लगातार इवॉल्व होते रहते हैं। हर नई खुदाई पुरानी थ्योरी को चुनौती दे सकती है। तो एक तरफ हमारे पास ये इतनी जीवंत, तकनीक से भरपूर, व्यापार करने वाली और शायद युद्ध भी जानने वाली सभ्यता है, लेकिन इन सबके बावजूद इस सभ्यता का एक हिस्सा ऐसा है जो आज भी पूरी तरह से खामोश है। आप उनकी लिपि की बात कर रहे हैं? हाँ, उनकी स्क्रिप्ट। श्रोब बताते हैं कि ये लिपि चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक थी और इसे बोस्ट्रोफेडन शैली में लिखा जाता था। अब बोस्ट्रोफेडन, ये शब्द सुनने में तो काफी भारी है, लेकिन अगर हम इसे किसी पुराने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के हेड से समझे ना, तो दिमाग में छप जाता है। प्रिंटर का हेड पहले कागज पर दाएं से बाएं जाता है और फिर वापस शुरुआत में जाए बिना वहीं से बाएं से दाएं छापना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही उनकी लिपि लिखी जाती थी। ये एनालॉजी से समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। पहली लाइन दाएं से बाएं, दूसरी बाएं से दाएं, फिर तीसरी दाएं से बाएं। इसे हलोत्कर्षण शैली भी कहते हैं, जैसे खेत में हल चलता है। उनके पास 400 से ज्यादा चिन्ह थे, जिसका मतलब है कि वे अल्फाबेट्स नहीं बल्कि पूरी अवधारणाओं या कॉन्सेप्ट्स को चित्रों के माध्यम से लिख रहे थे। दुनिया भर के भाषाविदों ने सुपर कंप्यूटर तक लगा दिए, लेकिन आज तक इस लिपि को डिकोड नहीं किया जा सका है। और यही बात मुझे खद से ज्यादा बेचैन करती है। मतलब हमारे पास उनकी बनाई हुई पक्की ईंटें हैं जो आज भी मजबूत हैं, हमारे पास उनके ड्रेनेज सिस्टम के सबूत हैं, उनके बाट हैं, उनके बनाए हुए बच्चों के खिलौने हैं और मोहरें हैं। बिल्कुल। हमने उनका शहर तो पढ़ लिया है, लेकिन हम आज तक उनकी भाषा का एक भी शब्द नहीं पढ़ पाए हैं। हम उन्हें हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो कहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वे खुद को, अपने शहरों को या अपने देवताओं को असल में क्या पुकारते थे। उनकी अपनी आवाज हमारे लिए आज भी पूरी तरह से गुम है। सोचिए जरा, जिस दिन ये बोस्ट्रोफेडन लिपि